आज हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जनपद का एक मशहूर कस्बा है मुबारकपुर, जो कि रेशमी नगरी के नाम से जाना जाता है। और मुबारकपुर कस्बा से बिल्कुल लगा हुआ एक गांव है हुसैनाबाद, जो कि उदयभानपुर के नाम से जाना जाता है। इस गांव में घटना घटी हुई दोस्तों, और ये घटना क्यों घटी है इसके विस्तार में अभी नहीं जा रहे हैं। पहले आपको ये बता दें कि ये क्षेत्र जो है ये बुनकरों का एरिया है और यहाँ पर हथकरघा का काम बड़े स्तर पर होता है। एक ज़माने में ये क्षेत्र अपने रेशमी साड़ियों के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये जो कारोबार है धीरे धीरे मंद पड़ता चला जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। और दोस्तों, अगर कारोबार जिसका मंद हो, कमज़ोर होता चला जाएगा, तो वो नई जगह कमाने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। ये मुबारकपुर हुआ, चाहे ये हुसैनाबाद, उदयभानपुर, यहाँ के लोग जो हैं अब अपने कारोबार को छोड़कर कोई बम्बई जा रहा है, तो कोई सऊदी अरब निकल जा रहा है, तो कोई दुबई जा रहा है। दोस्तों, क्योंकि पेट का मामला है, परिवार का मामला है, लोगों को कमाना ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के नौजवान जब कमाने के लिए यहाँ घर छोड़कर दूसरी जगह पहुँचते हैं, तो लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 1 से 1.5 महीना से इस क्षेत्र में काफ़ी घटनाएँ हुई हैं। कुछ दिन पहले हमने मुबारकपुर की वीडियो बनाई थी, जो कि कतर के एक लड़के के साथ वहाँ पर उनकी हत्या हो गई थी। उसी तरह का एक केस आज हुसैनाबाद में भी हुआ है। दोस्तों, मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो घटना क्या है, एक दर्दनाक घटना है। चलिए आपको मिलवाते हैं। जो एक लड़का है, उनकी हत्या हुई है या जहर खुरानी का शिकार हुए हैं, या उनकी मौत किस तरीके से हुई है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब, आप जो लड़का है क्या नाम है उनका? मोहम्मद खुबैब। मोहम्मद खुबैब। खुबैद। कितने खुबैब। साल के होंगे वो? 19-20 साल उम्र। 19-20 साल के। और इनकी कल रात में इनको दफन किया गया है, इनका जनाजा पढ़ा गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जैसे ये बताते हैं, कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कि वो सऊदी रिटर्न भी हैं और अभी मुंबई से वो यहाँ आ रहे थे, तो बीच रास्ते में क्या ऐसी घटना हुई, कुछ बताएंगे? ऐसे घटना के बारे में तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन बनारस आने के बाद घर वालों को मालूम हुआ है कि वो बनारस आ चुके हैं, और 2-3 रोज़ तक वो बनारस में ठहरे भी। मतलब मुंबई से आए हैं और बनारस में ठहरे थे काम की तलाश में। काम की तलाश में। तो फिर उसकी तबीयत नहीं मानी होगी, तबीयत खराब हुई होगी, तो घर से फ़ोन आया, वहाँ घर पे फ़ोन किया है उसने कि पैसे की ज़रूरत। ये फ़ोन किस दिन आया था घर पे? इसकी सही जानकारी मुझको नहीं है। मेरे पास जो जानकारी आई शनिचर को। शनिचर यानी 17 तारीख को? हाँ, शनिचर को जानकारी मुझे फ़ोन आया था। हाँ, 9 बजे लगभग मेरे पास जानकारी आई कि उसकी मतलब वो आना चाहता है घर। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आ जाए, पैसा नहीं है तो पैसा भेज दिया जाए, और आने लायक नहीं है तो जाके ले लिया जाए। इतना कह के मैं चला गया आजमगढ़। तो उसके बाद जो है कि चूँकि वो काफ़ी जगह जा चुका था, गुजरात है, हैदराबाद है, नागपुर है, और भी जगहों पर, मुंबई है, तो घर वालों को ये तसल्ली थी कि वो कहीं भी होगा आराम से आ जाएगा। इसी वजह से लापरवाही नहीं है, खुद एतमादी थी ज़्यादा, हम लोग उस पर यकीन कर गए कि वो आ जाएगा, जिसी की वजह से ये बड़ी घटना हुई। और अब जब होनी हो गई है तो उसको क्या किया जा सकता है, एक हाथ रगड़ने वाली बात है। तो दोस्तों, ये बता रहे हैं कि सुबह यानी 17 तारीख को यानी शनिवार के दिन सुबह 9 बजे करीब फ़ोन आता है, और इनका जो भाई है वो फ़ोन करते हैं बनारस से कि हमें घर वापस आना है और कुछ पैसे की कमी है। तो ये लोग थोड़ा बहुत पैसा भेजते हैं, 200-400-500 रुपया, ताकि वो घर आ सके। ये लोग जब पैसा भेजते हैं तो पैसा भेजकर ये लोग ये सोचते हैं कि वो तो अपने से वो बनारस से यहाँ आ ही जाएगा, और ये लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो गए। जैसे ये अपने काम से आजमगढ़ चले गए, सभी लोग बिज़ी हो गए। लेकिन आगे क्या होता है उस जानकारी के लिए ये बैठे हुए हैं, ये सारी बातें बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेहताब आलम नाम है। मेहताब आलम। सुबह में जब 9 बजे फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि मैं बनारस में हूँ, मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे घर आना है। पैसा पहुँच गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? पैसा पहुंच गया, उसके बाद उनका हम लोग वेट कर रहे थे, बट वो आए नहीं। फिर उसके बाद रात को 1:30-2 बजे फ़ोन आया हॉस्पिटल से। तो सुबह 9 बजे फ़ोन आया था और रात में 1:30 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया। इस बीच में आप लोगों ने फ़ोन ट्राई किया? नहीं, हम लोग ने एक बार भी नहीं। इसकी वजह क्या है, क्यों फ़ोन नहीं ट्राई हुआ? हम लोग बस यही सोचे थे कि वो आ जाएंगे। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है, लेकिन लापरवाही की वजह यही है कि लोगों को लगता था कि वो आ जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हॉस्पिटल से वही 1:30-2 बजे रात को फ़ोन आया। कौन से हॉस्पिटल, कहाँ से? बाराबंकी। लखनऊ। हाँ, लखनऊ बाराबंकी। अब बताइए, ये
अभी सुबह 9 बजे फ़ोन आता है बनारस से मुझे घर आना है, और रात में 1:30 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, वो भी बाराबंकी यानी लखनऊ से, कि आपका लड़का यहाँ पर है। यही फ़ोन आया था क्या? वहाँ से न्यूज़ मिली? वहाँ पे यही बोले थे कि ये बेहोशी की हालत में हमको मिले हैं। हॉस्पिटल वाले बता रहे हॉस्पिटल वाले बता रहे थे फ़ोन पे ही। हाँ, ट्रामा सेंटर में ये एडमिट हैं, आप आ सकते हो, जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ। हालत इनकी बहुत नाजुक थी। तो हम लोग यहाँ से जैसे तैसे करते हुए गए यहाँ पे, लेकिन हम लोग को जाने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, वहाँ पे कितने बजे पहुँचे वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे शाम को 4 बजे के आसपास। 4 अगले दिन? हाँ, अगले दिन संडे को। उसके बाद वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग ने पूछा उनसे, तो वो बोले कि 3 सवा 3 बजे इनकी डेथ हो चुकी है। रात में? दिन को, दोपहर को, दोपहर संडे को। उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ से गए तो बॉडी मिली, फिर वहाँ से सीधा पीएमओ लेके चले गए। तो जब आप लोग हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ डॉक्टर रहे होंगे, आपने कुछ कंसल्ट किया, डॉक्टर से पूछा इनको क्या हुआ था? उनसे पूछा तो वो यही बता रहे थे कि इनको नशे का कोई डोज दिया गया है। ये बता रहे? हाँ, ये बता रहे थे नशे का कोई डोज दिया गया है, इनका पल्स रेट ये सब बता रहे थे। बस यही हुआ था वहाँ पे। अच्छा, आप लोग बाराबंकी गए, हॉस्पिटल गए लाश लेने के लिए, तो वहाँ पुलिस वाले रहे होंगे, उनसे मुलाकात हुई, उनसे आप लोगों ने बात किया? नहीं, हॉस्पिटल में पुलिस वाले नहीं थे। वहाँ से हमको फिर बॉडी पीएमओ भेजने के बाद हमको सीधा कोतवाली भेज दिया गया था। कोतवाली में जाके फिर वहाँ से पंचनामा बना। पंचनामा बनने के बाद फिर अगले दिन हमको बॉडी मिली थी पोस्टमार्टम। हाँ, और पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, मतलब इसमें मैटर क्या है? नहीं, वो लोग कुछ नहीं बताए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है। वो बोले कि कब आएगी? 3-4 दिन बोले, 3-4 दिन के बाद आएगी। तो दोस्तों, पूरा मैटर समझ में ये आ रहा है कि बनारस से जब फ़ोन आता है यहाँ कि आप कुछ पैसा भेजो, मुझे घर आना है, और इस सुबह 9 बजे की बात है और शनिवार की बात है। शनिवार के दिन रात में 1:30 बजे बाराबंकी के हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपका जो लड़का है, जिसका ये नंबर है, नंबर किस नंबर से कॉल आया था यहाँ? इन्हीं के नंबर से कॉल। इन्हीं के नंबर से? तो जो लड़का है उन्हीं के मोबाइल से कॉल आई कि आपका लड़का यहाँ पर बेहोश है, आप लोग आ जाइए। ये लोग पहुँचने में थोड़ा देर किए हैं, और अगले दिन रविवार के दिन करीब 2 से 3 बजे बता रहे हैं कि उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं। तो एक बड़ा मैटर यही आता है कि अगर बनारस से जहर खुरानी का शिकार हुए हैं, तो फिर इतना लंबा सफ़र कहाँ बनारस है और कहाँ बाराबंकी, वो कैसे पहुँचे, एक बहुत बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर जहर खुरानी का शिकार नहीं हुए हैं, तो फिर बनारस से बाराबंकी जाने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता। आखिर ये मैटर क्या रहा होगा, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन ये बता रहे हैं कि डॉक्टर और नर्स बता रहे हैं कि जहर खुरानी का मामला है। इसकी जो पथ है, इसकी जो बात है, जो हकीकत है, वो तभी खुलेगी जब पीएम की रिपोर्ट आएगी, यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो वहाँ से पता लग पाएगा कि ये मैटर क्या है, जहर खुरानी का शिकार हुए हैं या कोई और मैटर है। लेकिन इस बीच में दोस्तों, एक बात तो ज़रूर है कि इन्होंने अपने भाई को खो दिया, और गांव वालों ने एक बहुत ही मेहनती लड़के को खो दिया। इस बीच में गलती कहाँ हो रही है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले इस गांव के प्रधान जी बैठे हैं, आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है? महफूजुर रहमान। महफूजुर रहमान जी, आप इस गांव में क्या कंडीशन है, यहाँ का कारोबार कैसा है, यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, क्या मैटर चल रहा है? हाँ, बाहर तो जा रहे हैं भाई, मजबूरी है, क्योंकि कारोबार बहुत पस्त हो चुका है, बहुत खराब है। हार साड़ी बिक उक नहीं रही है, इसलिए मजबूर होकर आदमी भाई पेट पर्दे के लिए जाएगा ना, रोजी रोटी के लिए जाएगा, बाहर जाते हैं। बहुत से लड़के हमारे गांव में करीब 100-200 लड़के बाहर रहते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए, पेट पालने के लिए जाते हैं। देखिए, ये इतना ईमानदार लड़का और बहुत अच्छा मेहनती लड़का था। बातों से लग रहा है कि बहुत मेहनती थे। प्रधान जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा अपने चैनल पर कि जब पीएम की रिपोर्ट आएगी और उसमें अगर ये साबित हो जाए कि जहर खुरानी का शिकार हुए हैं, तो हुसैनाबाद के प्रधान जी इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? भाई, मुझसे जितनी मदद हो सकेगी मैं उतनी मदद करूँगा, कार्रवाई करने की कोशिश बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे चैनल पर पहले रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो उसका तो इंतजार रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे चैनल पर इस गांव के जो प्रधान है महफूजुर रहमान साहब, ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हम परिवार को देंगे, और इस केस को सॉल्व करने की ये लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हालात यहाँ के बुनकरों की जो हुई है, इसमें एक बहुत अहम रोल यहाँ की सरकार का है। जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, अगर वो थोड़ा बहुत, जैसे किसानों के लिए अलग से स्कीम लाती है, किसानों को वो अन्नदाता मानते हैं, वैसे ही ये बुनकर लोग हैं, ये वस्त्रदाता हैं। ये वस्त्र
वस्त्र पैदा करते हैं, वस्त्र ये तैयार करते हैं और लोगों को तन ढकने का काम करते हैं। जैसे आप किसान पर इतना ध्यान दे रहे हो, वैसे ही सरकार को बुनकरों पर ध्यान देना चाहिए। एक ज़माना था इसी क्षेत्र में अगल बगल गांव से लोग काम करने आते थे, लेकिन वक्त बदल गया है। अब यहाँ के लोग खुद कमाने बाहर जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमियाँ गवर्नमेंट की है। अंत में मैं यही कहूँगा कि रिपोर्ट आने के बाद अगर जहर खुरानी का शिकार हुए हैं तो फिर ये इस मामले को आगे ले जाना चाहिए, उसकी पूरी जांच करानी चाहिए, ताकि आगे से किसी भी नौजवान के साथ ऐसी घटना दोबारा न हो सके। अंत में एक बात मैं और कहूँगा, कुछ लोग जिनके घर वाले सऊदी से आ रहे हैं या मुंबई से आ रहे हैं, तो वो उनको अकेले आने का मौका देते हैं, जबकि ये आज के समय में ये काफ़ी रिस्की है। इतना मैं चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा, अगर आपके साहबजादे मुंबई या सऊदी अरब से आ रहे हैं तो किसी न किसी एक शख्स को आप भेजिए वहाँ लाने के लिए, क्योंकि आज के समय में जहर खुरानी का जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए अगर एक से भले दो होते हैं, आप किसी न किसी को ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार बोलेगा भारत से जुड़े रहिएगा। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।